आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम और सेवा उपार्जन नियम 2015 के बारे में, जिन्हें संशोधित किया गया है 2022 में। थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि में जाते हैं कि इसके पहले किस तरीके से खरीदी की जाती थी। मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता भाग 2 उसका परिशिष्ट 5 है, उसके अनुसार ये क्रय किया जाता था और इसी को प्रतिस्थापित किया गया है परिशिष्ट 5 को ही इन नियमों के द्वारा। पहले ये मध्य प्रदेश भंडार क्रय और सेवा उपार्जन नियम 2015 28 जुलाई 2015 से प्रभावित हैं और इसके बाद में इनमें संशोधन किया गया 2022 में, जो कि 13 जनवरी 2023 से प्रभावी हैं। और हम जानते हैं कि भंडार क्रय के संबंध में सामान्य नियम निर्देश रख रखाव के बारे में मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता भाग 1 में दिया हुआ है, नियम 116 से लेके 135 तक में। अब हम ये देखते हैं कि ये नियम कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ प्रभावशील है। तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश शासन के सभी विभागों पर ये लागू होंगे। इसके अलावा पंचायत और नगरीय निकायों पर, राज्य शासन की जहाँ भी 50% से अधिक सहभागिता है, अंशधारिता है, ऐसे सभी उपक्रमों, निगमों, मंडलों, विपणन संघ, सहकारी संस्थाओं, मंडी बोर्ड, कृषि उपज मंडी समिति, इन पर भी ये प्रभावी होंगे। और राज्य शासन चाहे तो ऐसे कोई नियम बना करके किसी और संस्थान, निकाय या अभिकरण को भी इसके दायरे में ला सकती है। इनसे छूट किन लोगों को है या कहाँ पर ये लागू नहीं होंगे नियम। तो ये नियम उन गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे जहाँ पर हम मध्य प्रदेश के हस्तशिल्पियों या कारीगरों के द्वारा बनाए गए उत्पादों का क्रय या विक्रय कर रहे हैं, उनके द्वारा बनाई गई सामग्री का हम क्रय विक्रय करते हैं। तो नियम 2 में इसकी प्रभावशीलता के बारे में चर्चा की गई। नियम 3 की तरफ आते हैं, जो डेफिनेशन क्लॉज है, जिसमें परिभाषाएं दी गई हैं। अधिकांश परिभाषाएं वही हैं जो हम रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं अपने कार्यों में। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो नियम 3 उपनियम 4 है, जिसमें जेम के बारे में बताया गया है। तो पारिभाषित रूप से इसको बोला जाता है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जेम का ये मीनिंग है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। हम ये जानते हैं कि जो संशोधन किए गए हैं 2022 में, वो मुख्यतः जो नए स्टार्टअप हैं उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए हैं। सरकार की नीति है कि इनको आगे लाया जाए, इनको प्रोत्साहित किया जाए। तो हम ये देखें कि स्टार्टअप से क्या अभिप्राय है, किसको हम स्टार्टअप में लेंगे। तो नियम 3 उपनियम 16 में स्टार्टअप को परिभाषित किया गया और बताया गया है कि स्टार्टअप वे होंगे जो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की स्टार्टअप इंडिया संस्था, उसके द्वारा उनको मान्यता दी गई हो और उनका पंजीकृत कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हो, तो वो मध्य प्रदेश के लिए स्टार्टअप माने जाएंगे। और 3:15 में ये बताया गया है कि जो भी हम क्रय करेंगे या उपार्जन करेंगे वो QCBS से रिलेटेड होना चाहिए, उस पर बेस्ड होना चाहिए। तो QCBS क्या है? क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। उससे ये मतलब है कि गुणवत्ता और लागत आधारित चयन का इसमें प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया में प्रावधान होना चाहिए कि हमें अच्छी से अच्छी जो गुणवत्ता की सामग्री है वो कम से कम लागत पर, कम से कम मूल्य पर उपलब्ध हो सके। तो ये कुछ खास इसमें परिभाषाएं हैं। नियम 4 में क्रय के मूल सिद्धांत दिए गए हैं, जो हम जानते हैं कि हमने मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता भाग 1 के नियम 9 में भी पढ़े हैं, जिन्हें वित्तीय औचित्य के मानक के रूप में हम जानते हैं। और मुख्य रूप से उसी को इसमें स्थान दिया गया है। और अलग हम ये देखें उसमें तो समयबद्धता, मितव्ययिता, कार्यकुशलता, पारदर्शिता, गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा, इनको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और इनका किसी भी प्रकार के क्रय में या उपार्जन में जो भंडार क्रय नियम है उनका पालन किया जाना चाहिए। नियम 5 क्रय के लिए सक्षम अधिकारी को बताता है। हम जानते हैं कि जो वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं और हमने वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका 2012 भाग 1 में पढ़े हैं, उन्हीं के अनुरूप क्रय के लिए सक्षम अधिकारी रहेंगे। जब भी हम कोई क्रय करते हैं तो हमें या तो सरकार का कोई अलग इसके बारे में हमारे पास आदेश हो अपने विभाग प्रमुख के माध्यम से, या जो नियम है उसमें वित्तीय अधिकारों के बारे में हम, वित्तीय अधिकारों की जो पुस्तिका दी गई है उसमें हम देख सकते हैं कि बजट प्रावधान के अंतर्गत पर्टिकुलर क्रय जो आप कर रहे हैं उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, सक्षम प्राधिकारी कौन है। और
नियम 6 में इस तरह बताया जाता है कि शासन राज्य शासन के उपक्रमों से हम किस तरीके से क्रय कर सकते हैं। तो जब राज्य शासन के उपक्रमों की बात आती है तो हम इनसे बिना निविदा आमंत्रित किए सेवाओं का उपार्जन कर सकते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार की सेवाओं के लिए टेबल में 1 से लेकर 7 तक दिए गए हैं कि किस प्रकार की सेवा का हम किस संस्था के माध्यम से उपार्जन कर सकते हैं, जिसके लिए हमको निविदा करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जहाँ पर हमें सेवा उपार्जन नियम का काम पड़ रहा है वहाँ पर हम ये चीज़ें देख सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम नियम 7 में आते हैं, जिसमें अनारक्षित सामग्री के क्रय के या उपार्जन के बारे में दिया है। तो इसमें डिटेल यही दी गई है कि हमें 8, 9 और 10 में इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा कि किस प्रकार से अनारक्षित सामग्री का क्रय किया जाएगा। हम जानते हैं कि जहाँ आरक्षित सामग्री की बात आती है कि पर्टिकुलर संस्था से क्रय किया जाने के लिए वो सामग्रियाँ आरक्षित हैं, तो हमें ये प्रक्रियाएं जो 8, 9, 10 में दी गई हैं उनका पालन करने की आवश्यकता नहीं है। कि अगर वो आरक्षित प्रकृति की हैं तो हमें उसी जगह से खरीदना पड़ेगा जहाँ से इनको आरक्षित किया गया है खरीदने के लिए। और जैम पोर्टल के लिए बताया गया है कि जैम पोर्टल से क्रय की स्थिति में क्रय की जाने वाली जो सामग्री है उसका कुल अनुमानित मूल्य 2.5 लाख रुपए से अधिक होने पर जैम पोर्टल पर निविदा द्वारा भी क्रय किया जा सकेगा। नियम 8, 9 और 10 जहाँ तक लेखा प्रशिक्षण परीक्षा की बात है अत्यंत महत्वपूर्ण है और कार्यालय में भी काम आने में ये अक्सर हम इनका उपयोग करते हैं, तो इनका हमको ज्ञान होना ही चाहिए। तो यदि ये सवाल होता है कि बिना कोटेशन के बिना निविदा के क्या हम क्रय कर सकते हैं, तो जहाँ पर अनारक्षित वस्तुओं की बात आती है नियम 8 में ये प्रावधान दिया गया है कि 50,000 रुपये तक की सामग्री का बिना कोटेशन के क्रय किया जा सकता है, जिसमें सक्षम प्राधिकारी जो है प्रमाण पत्र देते हैं और उस प्रमाण पत्र के आधार पर हम स्थानीय बाज़ार से भी क्रय कर सकते हैं या जेम पोर्टल के माध्यम से भी क्रय कर सकते हैं। और इसमें ये ध्यान रखना है कि जो क्रयकर्ता अधिकारी है वो इस पद्धति का उपयोग सभी बजट शीर्षों के अंतर्गत और पूरे वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक 5 बार कर सकता है। 5 बार तक इस पद्धति का उपयोग किया जा सकता है और प्रत्येक अवसर पर जो सामग्री खरीदी जाएगी उसका मूल्य ₹50,000 तक हो सकता है। और प्रमाण पत्र में यही चीज़ स्पष्ट करनी होती है कि हम संतुष्ट हैं कि जो सामग्री खरीदी जा रही है वो अच्छी गुणवत्ता की है, सप्लायर विश्वसनीय है और जो दर है वो युक्त है, सही दर है, स्पेसिफिकेशंस वही हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं। तो ये नियम 8 के तहत हो गया जिसमें हम बिना कोटेशन की सामग्री का क्रय करते हैं। 2 बातें इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। एक तो इसका पूरे वित्तीय वर्ष में अधिकतम 5 बार तक ही उपयोग किया जा सकेगा और दूसरा इसमें जो मूल्य सीमा दे रखी है वो प्रत्येक अवसर पर ₹50,000 तक की होगी नियम 8 में। अब नियम 9 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें विभागीय क्रय समिति के द्वारा क्रय किए जाने का प्रावधान है और हम ये जानते हैं कि ये विभागीय क्रय समिति प्रत्येक कार्यालय में होनी चाहिए और इसमें कार्यालय प्रमुख के द्वारा विभागीय क्रय समिति का गठन किया जाता है। जो विभागीय क्रय समिति बनेगी उसमें कम से कम 3 सदस्य होने चाहिए, जिसमें से जहाँ तक संभव हो एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जो वित्तीय मामलों के बारे में जानकारी रखता हो। और ये जो समिति है वो क्रय कर सकती है अगर हमारी जो सामग्री है उसका मूल्य ₹50,000 से अधिक है और ₹2.5 लाख तक है। 50,000 से अधिक और ₹2.5 लाख तक। यहाँ भी इनको एक प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें समिति के सदस्य व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से उस जो सामग्री क्रय की जा रही है उसकी गुणवत्ता के बारे में आश्वस्त करते हैं। और इस पद्धति का उपयोग भी वर्ष में 5 बार सभी बजट शीर्षों में किया जा सकता है, अधिकतम 5 बार, और उससे अधिक अवसरों पर नहीं किया जाएगा। मतलब नियम 8 के तहत हम 50,000 तक की सामग्री ले सकते हैं बिना कोटेशन के। नियम 9 में जब हम आते हैं तो हम विभागीय क्रय समिति के माध्यम से 50,000 रुपये से अधिक और ₹2.5 लाख तक की सामग्री का क्रय कर सकते हैं और सभी बजट शीर्षों में अधिकतम 5 बार तक। तो ये 2 नियम होते हैं। इसके बाद हम नियम 10 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें निविदाओं के बारे में दिया गया है। हम जानते हैं कि 2022 में जो संशोधन किया गया है उसमें सीमित निविदा को विलोपित कर दिया गया है। खुली निविदा और एकल निविदा अस्तित्व में है। तो जहां हम खुली निविदा की बात करते हैं 10(1) के तहत, उसमें यह है कि क्रय की जाने वाली जो सामग्री है यह सेवाओं का अनुमानित मूल्य 2.5 लाख रुपए से अधिक होगा। या नियम 9 जहां हम विभागीय क्रय समिति के माध्यम से क्रय करना चाहते हैं लेकिन
क्रय करना संभव नहीं है, तब भी हम इस खुली निविदा के माध्यम का उपयोग कोई भी सामग्री क्रय करने के लिए कर सकते हैं। खुली निविदा के लिए हमको ई टेंडरिंग प्रणाली का उपयोग करना होगा, या हम जेम के माध्यम से भी निविदा बुला सकते हैं। और जहाँ पर निर्माण कार्य से संबंधित निविदाएं होंगी उनको एमपी टेंडर पोर्टल पर यथावत आमंत्रित किया जा सकेगा, निर्माण कार्य से जो रिलेटेड हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि ई पोर्टल के अतिरिक्त इसका बहुत प्रचार प्रसार व्यापक रूप से करने के लिए हमको कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में और 2 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में एक संक्षिप्त विज्ञापन प्रकाशित कराना चाहिए, जिसमें निविदा के बारे में दिया हो और ये दिया हो कि भाई इसका जो विस्तृत विवरण है वो हम कहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। हमें जानते हैं कि जब हम निविदा प्रकाशन करते हैं तो कुछ समय हम निविदा देने के लिए जो भी निविदा करता है उनको देते हैं। तो सामान्य रूप से जो निविदा का प्रकाशन किया जाएगा उस प्रकाशन के दिनांक से, या अगर हम पोर्टल पे उसको अपलोड कर रहे हैं तो अपलोड होने की दिनांक से, जो भी बाद में होगा प्रकाशन का दिनांक या अपलोड होने के दिनांक से जो बाद की दिनांक होगी उससे हमें कम से कम 21 दिन का समय निविदा प्रस्तुत करने के लिए देना होगा। पर ऐसा आवश्यक नहीं है, अगर हमारे पास ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं तो हम उसको ऑन रिकॉर्ड लेंगे, अभिलिखित करेंगे और हम 21 दिवस से कम की निविदा भी आमंत्रित कर सकते हैं। और इसमें हमको निविदा प्रस्तुत करने के लिए प्रकाशन दिनांक से अपलोड होने के दिनांक से कम 14 दिन का समय देना होगा, और इससे कम की अल्पकालिक निविदाएं भी आमंत्रित की जा सकती हैं यदि ये 3 परिस्थितियां जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उनमें से कोई विद्यमान है कि जनहानि की आशंका हो,